हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.29 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ बॉडी विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी स्लिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। The coefficient of friction mu between the body and plane increases with the distance x from the top according to the law mu equal to bx. The body stops before it reaches the end of the plane. The time t from the beginning of motion of the body to the moment when it comes to rest is, यानी कि जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया है वहां से लेकर जिस पॉइंट पर बॉडी रेस्ट करेगी उस पॉइंट तक बॉडी को कितना टाइम लगा मोशन में, हमें यह कैलकुलेट करना है। एक बार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं अपनी एक क्लिप में, और हमने डिस्प्लेसमेंट के एसएचएम फंडामेंटल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज हम इसे वेलोसिटी एसएचएम से सॉल्व करेंगे। तो एक बार इस मेथड को भी आप ध्यान से समझ लें ताकि आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस रहें और आप किसी भी कंडीशन से इस क्वेश्चन के आउटकम तक पहुंच पाए। क्वेश्चन में गिवन है एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पॉइंट पर एक बॉडी सिचुएटेड है। टॉप पॉइंट पर जिस इंक्लाइंड पर यह बॉडी मूव कर रही है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। म्यू का वैल्यू bx फॉर्मूले से दिया गया है, और आपको बताना है कि इस रेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करके ये बॉडी जब मोशन करती हुई एक बार फिर रेस्ट में आ जाएगी। एक बार फिर रेस्ट में बॉडी इसीलिए आएगी क्योंकि इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बढ़ता जा रहा है, जिससे इस पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जिस दूसरे पॉइंट पर ये रेस्ट में आएगा उस पॉइंट तक, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक इस मोशन में कितना टाइम लगा, हमें यह कैलकुलेट करना है। अगर हम इस प्रॉब्लम में किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x के लिए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो सबसे पहले उस डायग्राम को आप देखें। इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स mg है और एक नॉर्मल रिएक्शन है जो इसे सरफेस से मिल रहा है, और एक फाइनल फोर्स फ्रिक्शन जो कि इसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में हो। मोशन इस बॉडी का डाउनवर्ड है। अगर इन सभी फोर्सेस को मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूं, इस इंक्लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, इस इंक्लाइन के अलोंग ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही फ्रेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सुटेबल फ्रेम है। mg का कंपोनेंट इस इंक्लाइन के अलोंग होगा mg sin अल्फा, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा mg cos अल्फा। अब इंक्लाइन के अलोंग इसके मोशन की इक्वेशन होगी mg sin अल्फा माइनस म्यू n इक्वल टू ma, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो n का मैग्नीट्यूड mg cos अल्फा के इक्वल होना चाहिए। इसे आप समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसे यूज कर रहा हूं। स्टूडेंट्स जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स वेक्टोरियली जीरो आना चाहिए। नेट फोर्स को वेक्टोरियली जीरो आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। n को mg cos अल्फा पुट करने पर हम लिखेंगे mg sin अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा इक्वल टू ma, और अब इसे अगर सॉल्व करें तो a का वैल्यू आ जाएगा g sin अल्फा माइनस म्यू g cos अल्फा। a का वैल्यू है g sin अल्फा माइनस म्यू g cos अल्फा, और आप इसे लिख सकते हैं g कॉमन लेके sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा। अब अगर मैं म्यू की वैल्यू bx अप्लाई करूं तो एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन आ जाएगा bx इंटू कॉस अल्फा। एक बार पहले इस क्वेश्चन को हमने डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को रिलेट करके सॉल्व किया था। एक दूसरा एस्पेक्ट भी आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप हर एंगल से सोचें प्रॉब्लम को। अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा dA बाई dt इक्वल टू g कांस्टेंट है। इस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और सेकंड का b cos अल्फा इंटू dx बाई dt। dx बाई dt को हम वेलोसिटी कहते हैं। ये बन जाएगा dA बाई dt इक्वल टू g माइनस b cos अल्फा इंटू v। यहां पर ध्यान दें, डिस्टेंस के डिफरेंशिएशन को वेलोसिटी नहीं कहा जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन के इक्विवेलेंट होता है।
लेकिन यहां पर बॉडी लीनियर एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है, एक ही डायरेक्शन में। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम सेंस में यूज हो रहे हैं, तो हम x के डिफरेंशिएशन को वेलोसिटी से इक्विवेलेंट बोल पा रहे हैं। सो डीए बाई डी टी आ गया है g इंटू माइनस बी कॉस अल्फा इंटू बी। अब अगर मैं इसे वेलोसिटी के टर्म में प्रेजेंट करूं तो मैं इसे वेलोसिटी का डबल डेरिवेटिव कंसिडर कर सकता हूं। सो डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस बी जी कॉस अल्फा इंटू वी आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दें कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ इस तरीके का रिलेशन फॉलो होता हुआ देखते हैं। यानी कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है या उसका डिस्प्लेसमेंट एसएचएम करता है तो हम इस तरीके का रिलेशन उसमें फॉलो होता हुआ देखते हैं। यहां पर कुछ इसी जैसा रिलेशन फॉलो हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में नहीं, वेलोसिटी के टर्म में हुआ है। तो इससे यह पता लगता है कि जब यह पार्टिकल इस प्लेन पे मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी एसएचएम कर रही है, इसकी वेलोसिटी एसएचएम कर रही है। और यह बात आप याद रखें कि जब एक पार्टिकल एसएचएम करता है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एसएचएम करते हैं। एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एसएचएम करते हैं, और उनका जो ओमेगा है वो भी उतना ही होता है जितना उस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा होता है। तो इस फैक्ट को यूज करके अगर मैं वेलोसिटी के एसएचएम के ओमेगा को कैलकुलेट कर लेता हूं, जो कि यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, जो टर्म मैंने सर्किल किया है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जानते हैं कि जब किसी पार्टिकल के एसएचएम को प्रेजेंट किया जाता है तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाती है। और यहां पर वेलोसिटी एसएचएम कर रही है तो ओमेगा स्क्वायर से करस्पॉन्डिंग टर्म को कंपेयर करने पर ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट बी जी कॉस अल्फा, और इस ओमेगा के हेल्प से फिर हम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि होगी 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई अपॉन अंडर रूट बी जी कॉस अल्फा। फाइनली इस बात पर ध्यान दें कि जितने मोशन के लिए टाइम पूछा गया है वो मोशन एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक का है, क्योंकि पार्टिकल ने इनिशिएट किया रेस्ट से और फाइनली वो रेस्ट में आ गया। तो इस ड्यूरेशन में हम जानते हैं एसएचएम में एक पार्टिकल जब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जर्नी करता है तो इसमें उसे जो टाइम लगता है वो टोटल ऑसिलेशन टाइम का हाफ होता है। सो इस टी को आधा करने पर जो हमें इस जर्नी का टाइम मिलेगा वो होगा पाई अपॉन अंडर रूट बी जी कॉस अल्फा। यहां पर ध्यान रहे मैंने टी को हाफ किया है क्योंकि ये कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं है। एक्चुअली इस ब्लॉक का जो मोशन है वो एक कंटिन्यूअसली ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मोशन नहीं है। यहां पर ये ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है और इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम उसके काइनेमेटिकल मोशन को एसएचएम से इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा इजीली टाइम को कैलकुलेट कर सकें। इस प्रॉब्लम को काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो तरीका बहुत रिगरस है। अपने अगले क्लिप में हम उस तरीके पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सजेशन हमारा यही होगा कि इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट एसएचएम का प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करे। कई बार फ्रिक्शन कोफिशिएंट को देख के एक कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। एक बिगनर जिसने एसएचएम नहीं पढ़ा होता है वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है और उसे काफी डिफिकल्टीज होती हैं। तो उन बच्चों के लिए इसका एक क्लिप हम और तैयार करेंगे जिसमें काइनेमेटिकली इसे सॉल्व करेंगे। बट सजेशन हमारा यही रहेगा कि इसे एक एसएचएम का प्रॉब्लम मान के ही सॉल्व करें आप लोग, और तब करें जब आप एसएचएम पूरा पढ़ चुके हो। थैंक यू।